हेलो गाइस, वेलकम टू कल्पजीत क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस में बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ एक शब्द आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। लिविंग का मतलब होता है जीवित, यानी जीव प्राणी। ठीक है, यह एक ऐसा ब्रांच है साइंस का। बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सभी प्रकार के सजीव प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिसमें जीवन हो, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और एरिस्टोटल वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में अपना योगदान दिया, इसमें खोज किया, लेकिन एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो गाइस, सबसे पहले बायोलॉजी के सिलेबस को समझ लेते हैं, जिसका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, लाइफ का मतलब होता है जीवन और प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यानी लाइफ में हो रहे जितनी भी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा लाइफ जिस स्टेज से होकर गुजरता है और जैसे कंप्लीट होता है, किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, उन सब के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे शरीर में जितनी भी तंत्र हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे उनका कंट्रोल होता है, किस तरह फंक्शन करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जितने भी जैव प्राणी हैं वो सभी प्रजनन कैसे करते हैं, अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, संख्या को नियमित रखने के लिए किस तरह वृद्धि करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चौथा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि जीव किस तरह विकास करते हैं, उनमें बदलाव कैसे आता है, सर्वाइव कैसे करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और छठा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं, प्राकृतिक संपदा को पाने के, उन सब को किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह उनका बचाव किया जाए, उपयोग किया जाए, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइज, बहुत सारे बच्चे आवर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स चैप्टर को भी बायोलॉजी के ही चैप्टर मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो चैप्टर हैं ये दोनों ही इन्वायरमेंटल साइंस के चैप्टर हैं। तो इन दोनों चैप्टर को मैं इस चारों चैप्टर को कवर करूंगी और इन दोनों चैप्टर को इन्वायरमेंटल साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो गाइस, हमारे जीवन में बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी लाइफ इन चार प्रोसेस के द्वारा गुजरती है, इन चार प्रोसेस से होकर गुजरती है, जिसके द्वारा हमारे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो जिसका पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो गाइस, न्यूट्रिशन जो है वह ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर में हम भोजन से न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को कंटेन करते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब हम लोग भोज्य पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी देती है और हमारे शरीर के सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करती है। दूसरा प्रोसेस है रिस्पिरेशन। तो गाइस, रिस्पिरेशन के बिना तो हमारे जीवन संभव ही नहीं है। रिस्पिरेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्लांट से छोड़े हुए O2 को लेते हैं और CO2 को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इसके द्वारा इसे हिंदी में श्वसन भी कहा जाता है। तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थ जैसे हो गए वाटर, ब्लड,
जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है, उन सबको बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाया जाता है। वैसे प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यह सबसे लास्ट स्टेज में आता है, जिसका मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में उपस्थित बेकार पदार्थ बॉडी से बाहर आते हैं, जैसे हो गए यूरिन और मल। तो इस 4 प्रोसेस के द्वारा चार प्रोसेस से होकर जन्म से मृत्यु तक हमारे लाइफ गुजरती है। तो गाइस, पहला स्टेज जो हमारे लाइफ में होता है वो होता है न्यूट्रिशन। तो आइए सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं कि धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर या बर्ड्स हो, सभी को हर जीव भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल मिलता है, पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। इन सब के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम अपने लाइफ के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं और करते भी हैं। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर भोजन से न्यूट्रिएंट्स मटेरियल यानी पोषक पदार्थ की प्राप्ति करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और पोषक पदार्थ के एग्जांपल्स मैं बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो न्यूट्रिशन के भी 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से हम न्यूट्रिएंट मटेरियल की प्राप्ति करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है और इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ एक वर्ड आता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। यह होता क्या है? तो गाइज, वैसा पदार्थ, वैसी आवश्यक चीज़ें जिसकी प्राप्ति हम अर्थ से करते हैं, उसे कहते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल है वाटर और CO2। CO2 हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, एयर से, और वाटर की प्राप्ति हम अर्थ से करते हैं। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जीव भोजन बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। आप जब प्लांट पोटेड करते हो तो आप उसे धूप में ही पोटेड करते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? सनलाइट। उसे वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो वो तो स्टार्ट में आप डालते हो उसके रूट में, और बाद में वो जब पोटेड हो जाता है तब वो खुद अर्थ से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन तो बनाता है, लेकिन आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि यह प्रक्रिया जो होती है, या किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, वो है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं, एक बार फिर से मैं मेमोराइज कर देती हूँ। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O, CO2 into complex inorganic food material C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll। गाइस, आपको पता है कि पौधे की पत्तियां जो होती है वो ग्रीन होती है, उसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर उसके रूट एब्जॉर्ब करते हैं अर्थ से, और CO2 उसे मिलता है इन्वायरमेंट से,
उसे कन्वर्ट करता है कम्प्लेक्स यानी जटिल इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। अब जैसा नाम से ये स्पष्ट है, जटिल यानी कठिन, तो इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को कहते हैं C6, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जनरली यह फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है जो कि प्लांट में फूड के रूप में स्टोर होता है, और इसके लिए आवश्यक चीज़ें किसके प्रेजेंस में बनाती है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भोजन बनाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता ज़रूरी है। तो आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ऐसी ही प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आपको इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। तो गाइस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है ये तो आप समझ गए। अब आइए इसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। आप देख रहे हैं 6CO2 लिखा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेता तो है प्राण, लेकिन कहाँ से उसे मिलती है, तो वो ग्रीन लिप्स के द्वारा इसे एयर से प्राप्त करता है स्टोमाटा के थ्रू। और H2O यह भी आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। तो प्लांट को मिलती कहाँ से है, वो स्टेम और रूट की मदद से इसे प्राप्त करता है अर्थ से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसे, अर्थ से। और अर्थ से जब लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों ही आपस में रिएक्शन करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, तो ग्रीन लीव्स आपको ग्रीन दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है, ग्रीन पिगमेंट के रूप में प्रेजेंट होती है। इसके कारण लीव्स आपको ग्रीन दिखाई देते हैं। और सनलाइट की प्राप्ति कहाँ से करता है प्लांट, तो क्लोरोफिल में कैपेसिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की, सन से लाइट को ट्रैप करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में 6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज ही मेनली प्लांट के फूड के रूप में स्टोर होती है, एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, और इसके साथ O2 को एयर में रिलीज करता है, इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जिसे हम श्वसन क्रिया के दौरान यानी रेस्पिरेशन के दौरान ग्रहण करते हैं। अगर प्लांट O2 ना रिलीज करे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। दूसरा, उसके साथ ही H2O स्टोमाटा के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, यानी वाटर। इस तरह इन सारे प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, तब जाके हमें भोजन मिलता है ग्लूकोज, जो कि विकास करने के बाद फ्रूट या फ्लावर में कन्वर्ट होता है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं भोजन के रूप में। तो गाइस, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है आप उसमें भी देखकर समझ सकते हैं। तो गाइस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, कैसे पूर्ण होता है, ये सब तो आपने समझ लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इवेंट जो अकर होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो आप देखते होंगे कि ग्रीन लिप्स में छोटे छोटे ग्रीन डॉट पाए जाते हैं। जब आप लीफ को गौर से देखोगे तब आपको दिखाई देगा। इस डॉट को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, और इसी में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल में सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है, यानी ये सन से लाइट को ट्रैप करता है, जिसके प्रेजेंस में दूसरा जो इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो लाइट ट्रैप करता है क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड वाटर। वाटर क्या होता है,
आपको पता है H2O यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, ये दोनों सेपरेट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो ये दूसरा इवेंट अकर होता है। तीसरा इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के फलस्वरूप, रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के प्रोसेस के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट ये फूड के रूप में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन यह एक ऐसा है न्यूट्रिएंट जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होता है और यह कुछ समय के पश्चात इसे हम यूज करते हैं, फूड के रूप में प्राप्त करते हैं। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है एनर्जी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए और वृद्धि के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यह है, अब इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए इस प्रोसेस का होना जरूरी है। तो स्टोमाटा क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीव्स में टीनी पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और ज़्यादातर गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूर्ण करने के लिए लीव्स में स्टोमाटा के ही थ्रू होते हैं। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूर्ण होती है। अब आगे है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा। आगे पीछे मैं आपको रिएक्शन में भी समझा चुकी थी कि वाटर वो रिलीज होता है स्टोमाटा के थ्रू एयर में। स्टोमाटा के थ्रू कहाँ रिलीज होता है? एयर में। तो गाइज, स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है? यह क्रिया कंट्रोल होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल के थ्रू यह क्रिया पूर्ण होती है। गाइज, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यह क्रिया किसकी है? गार्ड सेल की। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल तब फैल जाता है जब उसमें पानी फ्लो करता है, यानी जल फ्लो करता है। इस तरह स्टोमाटा ओपन होती है और जब उसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद या क्रिया के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तब स्टोमाटा क्लोज होता है गार्ड सेल के हेल्प से। इस प्रकार सिमिलरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो गाइज, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड और जीवन में सरवाइव करने के लिए, शेल्टर के लिए भी। तो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सरवाइव। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। आपको पता है गाइस कि हम लोग भोजन के लिए डिपेंड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स पे। गाइस, एनिमल डिपेंड होता है दूसरे एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स पे भी अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप जानते हो कि टाइगर, लायन वो सभी खाते हैं डियर, छोटे छोटे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में, डियर, डॉग्स, कैट्स, इन सबको। और डियर जो कि हर्बीवोरस एनिमल है, वो डिपेंडेंट होता है प्लांट्स पे। गोट, डियर, ये सभी डिपेंडेंट्स होते हैं अपने भोजन के लिए प्लांट पे। तीसरा है इसका एग्जाम्पल बर्ड्स। बर्ड्स आपको पता है क्या खाते हैं? बर्ड्स इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद है एमीबा। गाइस, आप जानते हो कि एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे जैसे फूड वैक्यूल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। ये सभी हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं।
तो हेटरोट्रॉप्स है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से CO2 और वाटर, और वो डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन और शेल्टर के लिए दूसरे जीवों पे, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब कुछ एक्सेप्शन इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे नन ग्रीन प्लांट्स। क्या है? नन ग्रीन प्लांट्स। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। गाइस, इट्स भी अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो गाइस, आप ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझ गए। एक बार मैं फिर से इसके डिफरेंस को रिमाइंड करवा देती हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इससे रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं कि जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अपने भोजन और शेल्टर दोनों के लिए ही दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो गाइस, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, यह एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी जीव सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई जो है, यह आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। फंजाई का कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, इसे आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। आप अपने घरों में देखते होंगे कि अगर आपने कुछ खट्टे खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है, तो उसके अपर सरफेस पे वाइट लेयर जैसे हो जाते हैं, जिसे हम फंजाई कहते हैं। तो गाइज, इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता। दूसरा है एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसा नाम आपने पहले ही सुना होगा, इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, यह इरेगुलर होता है। आपने अगर टेढ़े मेढ़े कैसे भी लाइन खींच दिए हों, यानी क्लोज फिगर बनाए, तो इसका मतलब आप समझ लो कि वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बहुत तरह के काम करते हैं। यह डिजीज़ भी काउज करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करता है। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक। गाइस, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन और आश्रय दोनों के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जिसका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ये कस्क्यूटा है, जो एक प्रकार का प्लांट है। यह बिना पत्ते का लता होता है, जो कांटेदार पेड़ पर, जैसे बबूल हो गए, बेर का पेड़ हो गया, उन सारे पेड़ों पर यह लिपटा होता है। गाइस, जब आप इसके रूट ढूंढोगे तो वो कहीं भी अर्थ से कनेक्टेड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जो रूट होते हैं वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो होस्ट प्लांट पर ही कनेक्टेड होते हैं और वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यह एक एक्सेप्शनल प्लांट है, यह येलो कलर का होता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है, यह भी एक तरह का इंडोपैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट बॉडी। यानी यह होस्ट के बॉडी के टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, और इसके कारण आप जानते हो कि इसके कारण बीमारी भी काउज होती है। दूसरा है राउंड वॉर्म। यह एक वॉर्म की तरह होता है। वॉर्म तो आप समझ ही रहे होगे, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो वॉर्म होते हैं। तो राउंड वॉर्म
यह भी बीमारी कॉज करता है। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यह एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। जिसका एग्जाम्पल सबसे पहले है ह्यूमन, यानी हम लोग अपने भोजन के लिए प्लांट पे भी डिपेंडेंट है, और जो लोग कार्निवोरस हैं वो एनिमल पे भी डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है एनिमल्स। गाइस, आप जानते हो कि लायन, टाइगर, ये सब छोटे छोटे जानवरों को अपने भोजन के रूप में, अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बर्ड्स। क्या आप जानते हो कि बर्ड्स क्या खाते हैं? जी हाँ, बर्ड्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो गाइस, साइंस के बायोलॉजी की क्लास आज मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको इसमें या और किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय।